लगा सकते हो, भावुक भी हूं, दूर चला गया था। लेकिन संयोग ऐसा बनता था कि साल में 2-3 बार तो मैं इस रास्ते से गुजरता ही था। तो 76 से लेकर के आज लगभग 4 दशक से ज्यादा का मेरा आना जाना इस रास्ते से। तो जब समय मिलता था तो मैं यहाँ आता था और प्रेमचंद को पढ़ता पढ़ाता था। लेकिन उससे बड़ी बात मेरे मन में ये थी कि प्रेमचंद से परिचय, तो परिचय के लिए जन्मभूमि से अच्छा स्थल कोई होता नहीं। राम भी जब पूरा देश घूम करके आए तो लोगों ने कहा कि कौन सी अच्छी जगह लगी, तो उन्होंने कहा जन्मभूमि ममपुरी सुहावन। तो आज हम लोग प्रेमचंद के लम्ही में हैं, ये बड़ी बात है हमारे लिए। और बिना परिचय के प्रेम नहीं होता। तो एक तो किताबी प्रेम, प्रेमचंद के जन्म स्थान से प्रेम, प्रेमचंद के परिवेश से प्रेम, तो ये तीनों जो हम लोगों का उद्देश्य है वो यहाँ एक साथ पूरा होता है। और देखिए, प्रेमचंद स्वाधीनता आंदोलन के कथाकार हैं और उनका पहला संग्रह जो आया सोजे वतन, दुनिया का अनमोल रत्न, जिसको अंग्रेजी हुकूमत ने जब्त कर लिया था, उसमें वही था कि देश के हिफाजत के लिए जो खून का कतरा गिरे वही दुनिया का अनमोल रत्न है। तो एक तरह से घोषणा कर दी उन्होंने, उनका ये एजेंडा था और उससे वो पीछे नहीं हटे। प्रेमचंद समझौतावादी नहीं थे। और दूसरी बात, अब देखिए 1907 में उन्होंने कहा कि दुनिया का अनमोल रत्न वही है, स्पष्ट कर दिया, इसमें कोई संशय दो राय नहीं थी उनके सामने। और 1932 में लंबे समय के बाद उन्होंने जब बनारसी दास चतुर्वेदी को पत्र लिखा तो उन्होंने कहा कि मेरी कोई बहुत ख्वाहिश नहीं है, गाड़ी घोड़ा बंगला की मेरी ख्वाहिश नहीं है, 2-4 ठीक ठिकाने की किताबें लिखना चाहता हूं और वो इसलिए लिखना चाहता हूं कि वो राष्ट्रीय आंदोलन के काम आए। तो इन्होंने केवल पत्र नहीं लिखा, उसको अपनी रचना धर्मिता में समाहित किया, ये बड़ी बात है। और दूसरी बात, मैं प्रेमचंद को जब पढ़ता हूं तो देखता हूं वो जो दौर था प्रेमचंद का, जो चाहे वो राजनीतिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, किसी एक क्षेत्र से जुड़े लोगों के बस के बूते की बात नहीं थी। अगर देखा जाए तो दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, प्रेमचंद, तीनों तीन हैं, लेकिन रास्ता तीनों का एक है कि देश और समाज पहले है। तो जहां दयानंद के लिए, गांधी के लिए ये जरूरी था कि बिना साहित्य से ये काम नहीं होगा, उसी तरह से प्रेमचंद के लिए भी ये जरूरी था कि हम साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, लेकिन बिना राजनेताओं के भी ये काम होने वाला नहीं है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो प्रेमचंद को लोगों ने अपने अपने चश्मे से देखा है। और सर्वाधिक दुर्घटना का शिकार अगर कोई रचनाकार हुआ है तो प्रेमचंद हुए हैं। और संपूर्णता में प्रेमचंद को देखा नहीं गया है। कोई भी बात, कोई भी खेमा वहां बौना लगने लगता है जहां कोई मानवीय संवेदना का रचनाकार खड़ा होता है। प्रेमचंद मानवीय संवेदना से भरे हुए रचनाकार थे, चाहे उनका कोई उपन्यास हो, कहानी हो, इसकी अनदेखी आप नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंने प्रेमचंद में पाया है। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रेमचंद जो शासक था उसकी परवाह उन्होंने कभी नहीं की। जो समाज है, समाज की जो विकृति है, जनता की जो फटेहाल स्थिति है, उसमें कैसे सुधार ले आया जाए, वो उनके लिए सर्वोपरि था। उसके प्रति वो निरंतर सजग थे। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, कुछ एक दो की बात, 2-4 कहानियों की बात करूंगा, 1-2 उपन्यास की बात करूंगा। जैसे ईदगाह की बात, तो मैं अभी यहां आने से पहले सूरजकुंड मेला, जो अंतरराष्ट्रीय मेला है, हरियाणा में लगता है, शिल्पा जी बैठी है, दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर है। तो मैं मेले में गया, तो जैसे ही मैंने प्रवेश किया तो मैंने देखा कि कड़ाही, चिमटे सब
सबसे पहले उन्हीं की दुकान है। एक व्यक्ति भी वहां मुझे नहीं दिखा, बालक का तो छोड़ दीजिए, कोई हम लोगों की उम्र का, चाहे कोई पुरुष हो कोई महिला हो, कोई नहीं दिखा। अंदर में गया तो सबसे ज्यादा भीड़ जो फूड कोर्ट था, खाने पीने की सामान जहां बनी बनाई मिल रही थी, वहां भीड़ लगी हुई थी। साज सज्जा के सामान की दुकानों पर भीड़ थी। तो अब देखिए कि प्रेमचंद क्या बताना चाहते हैं कि किचन बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक बालक को खड़ा करते हैं जो मेले में जाता है तो चिमटा खरीदता है। तो इसके प्रति हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि अगर घर का किचन अवरुद्ध हो गया तो हमारा आपका क्या होगा, एक बात। और दूसरी बात, ये पूस की रात, नीलगाय की समस्या। तो आज अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था, तो कोई ऐसी सभा नहीं थी जिसमें छुट्टा जानवर से परेशान जो किसान है उसकी बात किसी ने नहीं की हो। तो अब वहां देख, उससे पहले प्रेमचंद ने आकलन कर लिया था कि ये सब समस्याएं तो है किसान के लिए। किसान दिन में काम करेगा कि रात भर जगेगा, आज तो भुगत रहा है वो। और दूसरी बात, इसी के चलते मुन्नी कहती है कि चलो यहाँ रात भर सोना तो नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी कि हमारे लिए तो कुछ मिलता ही नहीं, शहर में चलेंगे, मजूरी करेंगे, पेट तो भरेगा, और मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। इतना साहस। और जबकि उस समय जो पुरुष था वो महिला को बहुत कमजोर समझता था। ये बात अलखू भी कह सकता है, लेकिन अलखू में हिम्मत नहीं है। एक महिला कह रही है कि मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें, तो नारी कहां से कमजोर है। और दूसरी बातें देखिए कि गांधी जी का ये दृढ़ विश्वास था कि ये लड़ाई केवल पुरुष नहीं लड़ सकता जब तक महिला साथ खड़ी नहीं होगी। महिला को उन्होंने शामिल ही नहीं किया प्रेमचंद ने। गांधी से 2 कदम आगे। साहित्यकार राजनीति के साथ होता है लेकिन उसके आगे चलता है। उन्होंने नेतृत्व दिया। मुन्नी भी नेतृत्व कर रही है अपने खेती-बाड़ी की। और दूसरा, आप कर्मभूमि उपन्यास देखेंगे तो वहां सुखदा नेतृत्व कर रही है। अमरकांत को लग रहा था कि मैं ही तेज हूं, मैं ही पढ़ा लिखा हूं, लेकिन सुखदा कहती है कि मैं नींद हराम कर दूंगी इन लोगों का। तो अब वो देख लीजिए गांधी जी क्या चाहते थे, प्रेमचंद क्या चाहते थे। और मैं आपको बता दूं, प्रेमचंद गांधीवाद से कितने प्रभावित थे ये तो हम लोग विचार करें, लेकिन गांधी जी से प्रभावित तो थे, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थे। 1921 गांधी जी गोरखपुर आते हैं 8 फरवरी को। प्रेमचंद उनका भाषण सुनते हैं, 12 फरवरी को इस्तीफा दे देते हैं। तो ये एक तरह से अपने आप में बड़ी बात है कि उनके लिए गांधी जी क्या थे। और दूसरी बात आप देखेंगे, अमरकांत, सारे लोग लड़ाई लड़ते हैं, मुन्नी के साथ बलात्कार होता है, मुन्नी हिंसा करती है। तो प्रेमचंद ये दिखाना चाहते हैं कि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। मुन्नी हत्या भी कर देती है, लेकिन इसी शहर में देवी जैसी पूजा उसके होती है। तो ये प्रेमचंद के बस के बूते की बात है, एक बात। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जब भी हम यहां बैठ के प्रेमचंद की बात करेंगे तो कफन और रंगभूमि को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि प्रेमचंद का जब गोदान नहीं आया था, प्रकाशित नहीं हुआ था, तो अमरनाथ झा को उन्होंने पत्र लिखा था कि अब तक के मेरे जितने उपन्यास हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपन्यास रंगभूमि है। तो रंगभूमि की भावभूमि यही है, धरती यही पांडेपुर। तो अब उसमें देखिए, अब यही लम्ही, इसी लम्ही में प्रेमचंद ने रंग सूरदास को खड़ा किया। और वो सूरदास कहता है कि मैं लड़ लूंगा इनसे, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और अपने लिए नहीं लड़ रहा है, वो ग्रामीण जीवन के लिए लड़ रहा है। और आज सिगरेट को बैन करने के लिए बड़े बड़े बैनर लगा दिए जाते हैं, लेकिन किसी उद्योगपति के कारखाने को बंद कराने की हिम्मत किसी में नहीं है, उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं है। सूरदास ने इसी लम्हे से कहा कि मैं सिगरेट का कारखाना नहीं लगने दूंगा, क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं उनकी क्या हालत होगी, इतनी चिंता थी। और दूसरी बात, प्रेमचंद एक तरह से वो पूंजीवाद का भी विरोध कर रहे थे, जान से वक्त। और आज आप लोग देख रहे हैं कि पूंजीवाद से क्या, किसान की क्या दशा हो रही है। तो ये प्रेमचंद जानते थे। और
तीसरी बात यह कि यहां फिर वही छुट्टा जानवर, गांव में आप चले जाइए, हम लोग तो गांव के ही हैं, तो सबसे ज्यादा अगर समस्या है आज किसान के सामने तो खड़ी फसल कैसे कैसे करके बीज कर्ज लेकर के, पानी का पैसा कर्ज लेकर के देता है, और उसकी फसल उसके आंखों के सामने जानवर आते हैं, चर जाते हैं। तो उस समय सूरदास कहता है कि चरागाह की जमीन यहाँ कहाँ है, अगर ये कारखाना लग जाएगा तो सारी चरागाह की जमीनें खत्म हो जाएंगी। तो अब वो कहता है कितना गौशाला बना लेंगे आप, गौशाला बनाने की बात की जा रही है, बन भी रही है, लेकिन कितना बना लेंगे। तो ये समस्या तो तब सॉल्व होगी जब हर गांव में सूरदास जैसे लोग खड़े होंगे। तो प्रेमचंद ने इसका आकलन कर लिया था। मैं प्रेमचंद हर शिवरानी देवी पढ़ रहा था किताब उनकी, तो प्रेमचंद ने साफ कहा कि देखो, साहित्यकार वही पढ़ता है जो देखता है, अगर नहीं देखता है तो आने वाली नस्लें उसे देखेंगी। तो ये 100% मुझे सच लगा कि प्रेमचंद ने जो देखा वो लिखा। और प्रोफेसर राम सुधार जी कह रहे थे कि समय की धड़कन, समय की नब्ज पर उनकी पकड़ थी, लेकिन अपने समय और समाज के प्रत्युत्तर भी थे, और साहित्य तो दायित्वपूर्ण प्रतिपक्ष होता ही है। और एक कहानी की बात मैं करके अपनी बात समाप्त करूंगा। और जब भी प्रेमचंद की बात होती है तो बिना गोदान का नाम लिए, बिना कफन का नाम लिए जैसे लगता है कि बात अधूरी रह जाए, हम कितनों रोके लेकिन समाप्त तो कफन पर ही होगा। तो प्रेमचंद ने 36 में कफन कहानी लिखी थी। उसी समय उन्होंने महाजनी सभ्यता भी लिखा था, गोदान भी उसी समय प्रकाशित हुआ। तो अब कफन कहानी में एक वाक्य है, मैं उसको पढ़ देता हूं, और वह वाक्य घीसू का एक छोटा सा वाक्य है, और वह वाक्य किसी कविता के वाक्य से कम नहीं है। भाषा देखिए, प्रेमचंद का विषय बदलता है, आग्रह बदलता है, तो भाषा का तेवर भी बदलता है। प्रेमचंद लिख रहे हैं, तू बड़ा बेदर्द है बे। बड़े बड़े प्रोग्रेसिव लोग भी इस तरह की बात टेबल पर अपने बेटे से नहीं कर सकते, लेकिन प्रेमचंद करवा दे रहे हैं। तू बड़ा बेदर्द है बे, जिसके साथ साल भर सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। जिसके साथ साल भर सुख चैन से रहा, उसके साथ इतनी बेवफाई। तो अब यह छोटा सा वाक्य, लेकिन प्रेमचंद की जो मूल संवेदना है उसको पूरी तरह से उजागर करता है। और कभी कभी ये जो नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी जब सामने होती है तो नई पीढ़ी बड़े आसानी से कह देती पुरानी पीढ़ी को, नहीं नहीं मैं समझौतावादी नहीं हूं, आप लोग समझौता करते हो। लेकिन यहां घीसू फटकारता है कि तुम समझौतावादी हो, क्योंकि तुम लोग व्यवस्थाओं के सामने हथियार डाल देते हो, और पुरानी पीढ़ी व्यवस्था के सामने हथियार नहीं डालती। प्रेमचंद के कथा साहित्य का एक बड़ा संदेश है, और इसलिए वो व्यवस्थाओं के सामने हथियार नहीं डालते कि अगर हथियार डालेंगे तो जीवन जीने की जो एक पद्धति है वो नष्ट हो जाएगी, छत विछत हो जाएगी, और एक पीढ़ी का जो जीवन मूल्य है, जो नई पीढ़ी खड़ी हो रही है, वह एक तरह से ध्वस्त हो जाएगी। तो इसको लेकर के प्रेमचंद निरंतर सजग हैं। तो और मैं आपको बताऊं कि चरित्र की बात होती है, प्रेमचंद ने तो कहा ही था कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चरित्र मानता हूं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का वह कथन मुझे बार बार याद दिलाता है कि धनिया जैसा चरित्र पूरे संसार में नहीं है। तो अब ये वही लम्हे है जहां प्रेमचंद ने धनिया को खड़ा किया है, और वैसा चरित्र दृढ़ प्रत्येक पूरे संसार में नहीं है। और धनिया कहती है कि आने दो दरोगा को। और हम लोग गांव के हैं, एक सिपाही आ जाता था तो गांव में घर वाले भरी दोपहरी में छिप जाते थे, तो उस समय महिला ही आगे आती थी पुलिस से बात करने के लिए। जो घर में शेर बना पुरुष बैठता है उसकी हिम्मत नहीं होती कांस्टेबल से बात करें। तो वही उसको प्रेमचंद ने पहचाना था कि पुरुष अपने को शेर मानता है, लेकिन जब कोई आ जाता है
तो बात करने में पीछे हो जाता है। तो धनिया कहते कि आने दो दरोगा को, आ जाएगा मैं देख लूंगी, तलाशी ही तो लेगा। और ये पुरुष में इतनी हिम्मत नहीं है कि आने दो दरोगा को, इसके बाद किसी एमपी एमएलए का पैर छूने चला जाएगा तो कहीं चला जाएगा कि जरा हमारी बेइज्जती हो जाएगी, मेरे सामने पुलिस आ जाएगी। तो कहते ऐसी मर्यादा से क्या, तन पे लगता नहीं, घर में खाने को नहीं, और बेइज्जती पुलिस के आ जाने से हो जाएगी, आ जाने तो पुलिस को। तो ये सब प्रेमचंद देख रहे थे, और ये जो शक्ति है उसको प्रेमचंद ने पहचाना, वो लुप्त न होने पाए, इसके प्रति प्रेमचंद बराबर सजग थे। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि प्रेमचंद का जो संघर्ष था वो सत्ता हस्तांतरण के लिए नहीं था कि यूनियन जैक उतर जाए और तिरंगा फहरा दिया जाए, मेरा काम खत्म हो गया। वो था, कुछ लोगों का था और है और रहेगा, लेकिन वो परिवर्तन चाहते थे। जनता की जो फटेहाल स्थिति थी उसमें परिवर्तन चाहते थे। और गबन उपन्यास का दाता दीन कहता है कि स्वराज्य का मतलब यही है क्या कि मोटी तनख्वाह लोगे, बड़े बंगलों में रहोगे, पहाड़ों पर घूमोगे। तो अगर यही स्वराज है तो पहाड़ में जाए। तो प्रेमचंद स्वराज का असली अर्थ समझते थे, और उसको एक तरह से जमीन पे उतारना किसी छोटी मोटी लड़ाई का काम नहीं था, उसके बूते का नहीं था, वो बड़ी लड़ाई थी। प्रेमचंद उसको लड़ रहे थे, और आने वाला जो रचनाकार है उसके लिए वो एक तरह से प्रेरणा देने वाले साहित्यकार हैं। और आज के समय में कथा साहित्य, देखिए हिंदी साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं सभी पढ़ी जाती हैं, लेकिन मैं भी वैसे, हो सकता है मेरी कमजोरी है, मैं गद्य का विद्यार्थी रहा हूँ, मैंने पीएचडी भी गद्य भी किया है। तो गद्य तो जीवन संग्राम की भाषा है, और कथा साहित्य सर्वाधिक पढ़ा जाता है। तो कथा साहित्य के प्रति हमें सजग होना चाहिए। और उपन्यास पढ़ना तो एक तरह से भोजन करने जैसा है, कि जैसे अगर अच्छा जो उपन्यास प्रकाशित हुआ है, जो चर्चित है, न पढ़े तो जैसे लगता है कुछ कोई कमी है। तो ये इसलिए प्रेमचंद के उपन्यास बहुत ही उपयोगी हैं। इन्हें हमें अपने वर्तमान को सुधारने के लिए, आने वाली जो पीढ़ी है उसको नसीहत देने के लिए प्रेमचंद को सामने रखना पड़ेगा। और जहां आदर्श और यथार्थ की बात है, तो प्रेमचंद आइडियल, उनकी दृष्टि में आइडियल को हमेशा सामने रखने की जरूरत तो है, जहां तक वो सोचते हैं। तो इसलिए देवता की कल्पना करना आसान है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा करना बड़ा मुश्किल है। तो प्रेमचंद आदर्श की परिकल्पना तो करते हैं, लेकिन यथार्थ से उसको दूर नहीं जाने देते। बाद में देखिए पूस की रात कफन में आते आते उनका आदर्शवाद स्वयं कफन उड़ लेता है, और बिल्कुल यथार्थ की जमीन पर खड़े होते हैं, जो है वो हमारे आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो मैं आज के इस समारोह में, मुझे आप लोगों के बीच में लम्हे में उपस्थित होने का